जानकी के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू सीमा एक साधारण परिवार से आई हुई थी, जबकि छोटी बहू अंजलि बहुत ही अमीर घर से आई थी, इसलिए उसके नखरे भी बहुत ज्यादा थे। माँ जी, ये देखिए, ये सारे डिजाइन इस मोबाइल फोन में बने हुए हैं। मैं इसमें से कौन सा केक ऑर्डर करूं? बहुत ही बड़ी केक कंपनी से मम्मी ने ऑर्डर करने के लिए मुझे ये पिक्स भेजी हैं। अरे मेरी प्यारी बहू, तू मुझे कितना सम्मान देती है, पर मैं बूढ़ी भला क्या बताऊंगी। जन्मदिन वो क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे। माँ जी, हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। अब आप अमीर बहू की सास हो, थोड़ी इंग्लिश विंग्लिश अच्छे से सीख जाओ। 1 हफ्ते बाद 7 स्टार होटल में मम्मी पापा ने मेरे बर्थडे की पार्टी रखी है। आप मॉडर्न सास की तरह दिखाई देना माँ जी। और हाँ, जो साड़ी मम्मी ने भिजवाई है, आप मेरे बर्थडे पर वही पहनना। अच्छा, एक बात और कहना था माँ जी, उषा भाभी को थोड़ा समझा देना, वो बिल्कुल गंवारों की तरह मेरे जन्मदिन पर तैयार ना हो। मेरी इज्जत का सवाल है। चिंता मत कर, अभी उसे बुलाकर तेरे सामने ही समझा दूंगी। ओ उषा, जरा इधर तो आ। जी माँ जी, आपने बुलाया? अंजलि बहू का जन्मदिन है, बहुत बड़े होटल में इसके माता पिता पार्टी रख रहे हैं, इसलिए अच्छे से तैयार होना। तुम ठहरी गरीब घर की, तुम्हें इतनी समझ तो है नहीं कि बड़े लोगों की जन्मदिन की पार्टी में कैसे जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। जानकी अपनी बड़ी बहू उषा को ऐसे ही अपमानित करती रहती थी। छोटी बहू अंजलि का जन्मदिन था और उसके मम्मी पापा 7 स्टार होटल में पार्टी दे रहे थे। अंजलि बहुत घमंड में अपना केक काट रही थी। उसने अपनी जेठानी उषा और अपने जेठ जी को अपने पास बुलाया तक नहीं। उषा पीछे ही खड़ी रही। नमस्ते बहन जी, मैं अंजलि की मामी हूँ। नमस्ते नमस्ते, कितना बढ़िया इंतजाम किया है अंजलि के माता पिता ने अंजलि के जन्मदिन के लिए। लाखों में एक है मेरी अंजलि बहू। वो तो है, आप बड़ी किस्मत वाली हो जो अंजलि जैसी बहू आपको मिली। वैसे मैंने सुना था आपकी एक बड़ी बहू भी है, उषा नाम बताया था अंजलि ने। आपकी बड़ी बहू का जन्मदिन कब होता है? अरे बहन जी, उसका जन्मदिन क्या मनाना, उसका खानदान इतना पैसे वाला नहीं है, बड़े पूरे सूरे लोग हैं। हमारी बड़ी बहू जन्मदिन नहीं मनाती और ना ही हम उसका कोई जन्मदिन मनाते हैं। अरे जन्मदिन तो हमारी अंजलि बहू का देखने वाला है, ठाठ है हमारी अंजलि बहू के। उषा अपनी सास की बातें सुन लेती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सच था कि आज तक शादी के बाद उषा का जन्मदिन किसी ने भी नहीं मनाया था। पति सुनील ने भी कभी जन्मदिन मनाने की कोशिश भी की हो तो सास जानकी उसे डांटकर मना कर देती थी। जानकी अंजलि के साथ बहुत ज्यादा प्यार रखती थी, पर उषा को कुछ भी नहीं समझती थी। अंजलि का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया और उस बात के चर्चे कई दिनों तक होते रहे। कुछ भी कहो अनमोल बेटा, अंजलि का जन्मदिन तो देखने वाला था। माँ जी, मैंने सोच लिया है, अनमोल का जन्मदिन भी बहुत बढ़िया मनाएंगे। मेरी मम्मी पापा से बात हो गई है, अनमोल के जन्मदिन पर हम हिल स्टेशन जाएंगे और वहीं कुछ प्लान करेंगे। पर माँ, उस दिन तो उषा भाभी का भी जन्मदिन होता है ना? उनका जन्मदिन मेरे जन्मदिन के साथ ही आता है, तो उनके लिए भी कुछ नहीं तो उनको बुरा लगेगा। अरे छोड़ अपनी भाभी को, वो भला क्या मनाएगी। जानकी बात कर ही रही थी कि तभी जिस कुर्सी पर वो बैठी थी उसका एक हैंडल टूट जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। जानकी की चीख निकल जाती है, उसकी कमर में भयानक दर्द हो उठा था। अनमोल, मेरी कमर गई, कोई बचाओ। अपनी सास की आवाज सुनकर उषा भी कमरे में से दौड़ी हुई आती है। सब लोग जानकी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। जानकी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया था और डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट बोला था। जानकी अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब भी जानकी को किसी चीज की जरूरत होती तो अंजलि कोई न कोई बहाना करके टाल देती और आखिर उषा ही जानकी की सेवा में लग जाती। अंजलि, माँ कब से आवाज दे रही है, उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, और तुम यहाँ बैठी हाथों में नेल पॉलिश लगा रही हो। मेरे से नहीं होती तुम्हारी मम्मी की सेवा, और ना ही मैं ये सब करना चाहती हूँ। उनके लैट्रिन बाथरूम धोने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं। आज के बाद मुझे ये काम मत कहना। अपनी उन गवार उषा भाभी को ही बोलो, वही माँ जी की ऐसी सेवा कर सकती है। मैं इतनी महान नहीं हूँ। और हाँ, मम्मी पापा ने हमारे लिए नया फ्लैट लिया है, हम कल ही वहां शिफ्ट हो रहे हैं। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। हर समय उन बीमार की शक्ल देख देख कर मैं भी बीमार हो जाऊंगी। अंजलि, माँ की तबीयत खराब है और तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो, कुछ तो सोचो। तुमने नहीं चलना तो रहने दो, मैं अलग फ्लैट में ही रहूंगी।
मुझसे अब और यहाँ नहीं रहा जाएगा। अंजलि की आवाजें जानकी के कानों तक जा रही थी। उषा को अपनी सेवा करते देख जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जिस बहू को पराया समझ रही थी, आज वही बहू अपनों से बढ़कर सेवा कर रही थी, और जिस बहू को हमेशा अपना समझा, आज वही दुत्कार कर इस घर को छोड़कर जा रही थी। अंजलि किसी की भी नहीं सुनती। अनमोल को उसके साथ अलग रहने के लिए जाना पड़ता है। कुछ दिन बाद अनमोल का जन्मदिन था। जानकी की तबीयत ठीक हो चुकी थी। ये बात अंजलि जानती थी, इसलिए वो बहाने से अपनी सास को जन्मदिन के लिए कहने जाती है। माँ जी, वो मैं आपसे कह रही थी ना कि मम्मी पापा चाहते हैं कि हम इस बार अनमोल का जन्मदिन कहीं बाहर जाकर मनाएं, तो मैं आप सबको इनविटेशन देने के लिए आई थी। आप सभी तैयार रहना। अब तो आपकी भी तबीयत ठीक हो गई है माँ जी। आप थोड़ा हिल स्टेशन पर घुमाओगी तो ताजी हवा से आपकी तबीयत में और सुधार होगा। बहू, वो बात तो ठीक है कि मेरे बेटे अनमोल का जन्मदिन है, पर शायद तुम भूल रही हो, मेरी बहू उषा का जन्मदिन भी उसी दिन आता है। तो मैंने अपनी बहू के जन्मदिन के लिए घर में एक पार्टी का आयोजन किया है। बहू के मायके वाले भी आ रहे हैं, तो ऐसे में तो हमारा जाना नामुमकिन है। तुम अपने मम्मी पापा के साथ हो आओ। अनमोल बेटा, मैं जानती हूँ तेरा जन्मदिन मैं कभी भी नहीं छोड़ती, पर तू जानता है तेरी भाभी का जन्मदिन पहली बार मना रहे हैं, तो मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। माँ, मैं बहुत खुश हूं कि आप भाभी का जन्मदिन मना रही हो, इसलिए मैं खुद भाभी का जन्मदिन छोड़कर अपना जन्मदिन मनाने किसी हिल स्टेशन पर नहीं जा रहा हूं। अंजलि, मैंने हमेशा तुम्हारी बात को माना है, पर इस बार नहीं। भले ही हम अपने परिवार से अलग रहते हैं, पर मैं अपनी माँ, बड़े भैया और बड़ी भाभी का भी बहुत आदर करता हूं। इसलिए भाभी और देवर दोनों मिलकर एक साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। क्यों उषा भाभी? अनमोल की बातें सुनकर जानकी और उषा दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सुनील भी तो यही चाहता था कि उसकी पत्नी उषा खुश रहे। उषा अपनी सास के गले लग जाती है। अंजलि अपने पति अनमोल को कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि वो जानती थी कि वो खुद गलत थी। उसे जन्मदिन की पार्टी में यहाँ रुकना ही पड़ता है। उषा और अनमोल दोनों मिलकर एक साथ जन्मदिन मनाते हैं। उस दिन अपनी सास का ढेर सारा प्यार पाकर उषा बहुत खुश थी। उषा के मायके वालों की भी जानकी बहुत इज्जत करती है। अपनी बेटी को ससुराल में खुश देखकर उषा के माता पिता भी बहुत खुश थे। शोभना एक गरीब परिवार की बहू थी। उसके परिवार में पति हरीश, सास कमला और एक ननद कुसुम थे। माँ जी, ये बाजरे की रोटी और चटनी। कुसुम, तुम भी रसोई में आकर अपना खाना ले लो। अरे, लाइट चली गई। इतनी गर्मी में तो मेरे से खाना खाया ही नहीं जाएगा। रात में बिजली बहुत जाने लगी है। ये हरीश कहाँ रह गया? बड़ी देर लगा दी आने में। राम राम कमला बहन, कैसी हो? अरे गोविंद जी, आओ आओ। कुसुम, जा गोविंद जी के लिए पानी ले आ। बैठो भैया जी, खाना खा लो। बस मैं अभी खाकर ही आया हूँ। मैं तो बस थोड़ा हिसाब करने आया था। मकान का किराया 2 महीने ऊपर हो गया है। बिजली का बिल अभी तक जमा नहीं हुआ। अब मैं भी कितना रोकता है। बिजली विभाग वालों ने पीछे से तुम्हारी बिजली काट दी है। 1500 रुपए बिल आया है। कल सुबह जाकर हरीश को बोलना बिजली के दफ्तर में भर आएगा, नहीं तो बिजली कटी ही रहेगी। फिर गर्मी में कैसे रहोगे? अच्छा, चलता हूँ। राम राम। अब ये आफत भी आनी बाकी थी। पहले ही इतने खर्चे हैं, ऊपर से बिजली और काट दी। अब अकेला हरीश भी क्या करे। तभी हरीश आ जाता है। क्या हुआ? घर में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? लाइट नहीं है क्या? हमारी बिजली काट दी गई है, बिल नहीं भरा इसलिए। क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आता। खर्चे बढ़ रहे हैं और काम है ही नहीं। बहुत से वर्कर को मालिक निकालने की सोच रहे हैं। उनका काम इतना चल नहीं रहा, इसलिए हम सबको चेतावनी दे दी है। ये महीने की तनख्वाह में से किराया गोविंद जी को दे देना। मैं कल बिजली का बिल जमा करता हुआ काम पर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। इस बार तो हरीश ने किराया और बिजली का बिल दे दिया, पर उसके मालिक ने उसके जैसे बहुत सारे वर्कर को अचानक काम से निकाल दिया। अब जब तक नई नौकरी नहीं मिल जाती, दिमाग बहुत खराब रहेगा। माँ जी, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। घर में सब्जी खत्म हो रही है। सुनो, कुछ पैसे दे देते, आलू प्याज भी खत्म हो रहे हैं। ये 100 रुपए पड़े हैं, 1 हफ्ता इसी से गुजारा करना। थोड़ा बचत करके चलो तुम सब। शोभना बाजार के लिए निकल गई। शोभना सब्जी खरीद कर घर लौट रही थी। अचानक उसे सड़क के किनारे पर एक नाली में गिरे एक छोटे से पिल्ले के रोने की आवाज आती है।
ओहो, हे भगवान, ये छोटा सा पिल्ला किसका है और ये नाली में कैसे गिर गया? रुको रुको, घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हें नाली में से बाहर निकालती हूँ। शोभना पिल्ले को नाली में से बाहर निकालती है। नाली में गिरने के कारण पिल्ले का शरीर बहुत गंदा हो गया था। शोभना उसे उठाकर घर ले आती है। ये देखकर उसकी सास भड़क जाती है। अरे ये किसे उठा लाई? गंदा पिल्ला नाली में कीचड़ में सना हुआ, और सब्जियां कहाँ हैं? ओह, लगता है इस पिल्ले को उठाने के चक्कर में भाभी सब्जियां वहीं भूल गई। शोभना पिल्ले को लेकर बाथरूम में जाती है और उसे अच्छे से नहला धुला देती है। कुछ देर बाद वो पिल्ला बिल्कुल ठीक हो जाता है। शोभना एक कटोरे में दूध डालकर पिल्ले को पिलाती है। उसकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तू सब्जियों का थैला वहीं सड़क पर छोड़ आई, वो भी इस पिल्ले के चक्कर में। देख रहा है हरीश, ये बहू को सड़क का कुत्ता इतना प्यारा हो गया कि इसके चक्कर में ये सब्जियां तक सड़क पर भूल आई है। शोभना, ये कैसी हरकत है? तुम्हें मैंने 100 रुपए देते हुए बोला था ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी तुम नुकसान करके आई हो। कुछ तो सोचा करो। ये नाली में गिरा पड़ा था और इसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए मैं इसे जल्दी से घर ले आई। गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं थैला वहीं भूल आई। शोभना से घर में सभी गुस्सा थे। अब छोटे से प्यारे कुत्ते के आ जाने के बाद शोभना उसे बहुत प्यार करती थी। वो उसे अपने हिस्से का खाना भी दे देती थी। जानवर तो अब फिर जानवर है, वो मनुष्यों की भावनाओं को पहचान लेता है। शोभना उस पिल्ले का नाम टॉमी रखती है। टॉमी भी शोभना को बहुत प्यार करता था, पर शोभना की सास और ननद को टॉमी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हरीश को एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है, पर उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। क्या करूं माँ, काम कहीं भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से 7,000 रुपए महीने पर इस फैक्ट्री में काम मिला है। अब खर्चा निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे खर्च पर कंट्रोल भी तो हो। पहले ही घर का खर्च निकालना बड़ा मुश्किल था, ऊपर से ये इस कुत्ते को पाल रही है। जब देखो इसे रोटी, दूध और ना जाने क्या क्या खिलाती पिलाती रहती है। शोभना, मैं कल ही इस कुत्ते को एक NGO को देकर आऊंगा। हम नहीं पाल सकते, हमारे बस का नहीं है। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। ऐसे मत कहो, मेरा टॉमी से बहुत लगाव हो गया है। ये भी हमारे घर का सदस्य है। देखो ये आप सबको भी कितना प्यार करता है। शोभना, पागल मत बनो। जानवरों से इतना लगाव रखना अच्छी बात नहीं है। मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं कल ही से NGO में छोड़ आऊंगा। हरीश टॉमी को जानवरों की एक संस्था में छोड़ने की बात कह देता है, जिससे शोभना टॉमी के गले लगकर बहुत रोती है। मुझे माफ कर दो टॉमी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रही। आज हमारे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें हक से अपने पास रख लेती, फिर मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने देती। घर में परेशानी के कारण ये तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं, पर मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। टॉमी, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, पर मुझ गरीब के घर तुम कितने दिन रह लोगे। अच्छा है, संस्था में तुम्हारी खूब सेवा होगी, अच्छे से खाने पीने को मिलेगा। यहाँ तो तुम्हें भरपेट खाने पीने को भी नहीं मिलता है। टॉमी को प्यार करते हुए शोभना रोने लगती है। अचानक टॉमी शोभना की गोदी से उछलकर सड़क की ओर भाग जाता है। शोभना उसे पकड़ने जाती है। रात का समय था। अंधेरी सड़क पर शोभना को टॉमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शोभना की आवाज सुनकर हरीश भी उसके पीछे जाता है। टॉमी, कहाँ हो टॉमी? ये कहाँ चला गया? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। शोभना, घर चलो। आधी रात के समय तुम अकेली सड़क पर एक कुत्ते के लिए पागल हो रही हो। अरे चला गया होगा, सड़क का कुत्ता है, ये ऐसे ही होते हैं। ऐसे मत कहो, जरूर टॉमी को हमारी कोई बात बुरी लगी है। चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं ना। शोभना, आगे हाईवे है और उसके आगे जंगल है। मुझे लगता है टॉमी जरूर जंगल की तरफ भाग गया है। बस एक बार चलो, अगर नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊंगी, पर कम से कम मुझे तसल्ली हो जाएगी, उस बेचारे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। शोभना हरीश को लेकर हाईवे के आगे बने जंगल की तरफ जाती है। वो टॉमी को आवाज लगा रही थी। तभी वो देखती है टॉमी एक पेड़ के नीचे मिट्टी को कुरेद रहा है। हरीश, वो रहा टॉमी, पर ये पेड़ के नीचे अपने नाखूनों से मिट्टी क्यों खोद रहा है? जरा पास चलकर देखते हैं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी रात में ये पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? शोभना और हरीश देखते हैं टॉमी जिस पेड़ के नीचे मिट्टी खोद रहा था, उस पेड़ के नीचे बहुत पुराना एक संदूक था। टॉमी शोभना को पकड़ने लगता है, मानो वो उससे कह रहा हो कि इस संदूक को उठा लो। शोभना टॉमी की बात समझ जाती है और संदूक को उठा लेती है। हरीश और शोभना संदूक को लेकर टॉमी के साथ घर आ जाते हैं। घर आकर हरीश जब संदूक को खोलकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। संदूक बहुत ही पुराने हीरे जवाहरात और गहनों से भरा हुआ था। इतने हीरे जवाहरात और गहने, ये तो कोई राजा महाराजा के जमाने का संदूक लगता है। इसका मतलब टॉमी हमें यही दिखाने के लिए ले गया था। शोभना, आज एक जानवर का प्यार जीत गया।
इसने तो हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। मैं गलत था जो तुम्हारे और टॉमी के रिश्ते को समझ ही नहीं पाया। हमसे भी गलती हुई शोभना बहू। शायद भगवान ने तुम्हारी दयालुता का फल तुम्हें दिया है और आज तुम्हारे कारण हमारे परिवार में खुशियां आ गई हैं। सब टॉमी को बहुत प्यार करते हैं। शोभना टॉमी को गोद में उठा लेती है। अब टॉमी के कारण उनके परिवार की गरीबी दूर हो गई थी।